नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सेवा में फिर से हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा है और इसका 15वां वीडियो आपके सामने आज अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमने लास्ट के वीडियो के अंदर संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और फिर उन पर बेस्ड मैंने उनको अलग अलग करवाए हैं। फिर उन पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए हैं। उसके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। दोनों वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग उनको तसल्ली से क्लियर करना। इसके बाद ये जो टॉपिक बचता है, ये टॉपिक बहुत ही आसान और सिंपल से टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के सामने संधारित्र की टोटल जो संधारित्र की जो ऊर्जा उसमें स्टोर होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र अपने को पता है कि आवेश संचय की एक युक्ति होती है। आवेश संग्रह मतलब धारण कर लेता है संधारित्र। जब आवेश धारण करता है तो उसमें विद्युत ऊर्जा का भी संचय होता है। समझ गए बात मेरी? तो ऊर्जा संग्रहण करने की ये भी युक्ति होती है संधारित्र। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो इसके बारे में आप लोगों को शुरू में मैंने बात बताई थी कि ये वहाँ हमें यूज में लेते हैं संधारित्र जहाँ पर हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस संधारित्र से जब ऊर्जा हमें मिलती है तो कोई भी मतलब जैसे विद्युत ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं तो ये संधारित्र जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी इसे निरावेशित होना कहते हैं संधारित्र का। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, कैमरे की फ्लैश जो होती है उसमें संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो जब इसका उपयोग होते है तो एक अच्छी चमक उत्पन्न होती है इसकी सहायता से। ठीक है। पंखा जब धीरे चलने लग जाता है तो उसका कैपेसिटर चेंज करते हैं हम, और जैसे ही उसका कैपेसिटर चेंज कर दिया जाता है तो पंखा फिर स्पीड से चलने लग जाता है। तो वो संधारित्र करता क्या है, वो संधारित्र पंखे को विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी स्पीड पर फर्क पड़ता है और वो तेजी से चलने लग जाता है। ठीक है। उसी ऊर्जा का हमें मान निकालना है बच्चों। देखो, संधारित्र अपने को पता है कि आवेश संचय की युक्ति है। एक थ्योरी है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा। आवेश संचय की युक्ति है, ये हम सब जानते हैं। संधारित्र के पास चार्ज होता है। ठीक है। अगर उस चार्ज होने के बावजूद भी हम उसको और चार्ज दें, ठीक है, हम संधारित्र को और चार्ज देने की कोशिश करें तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ये बात कंफर्म है। जैसे आपने इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनाया था संधारित्र के लिए, 2 प्लेटें बनाई थी ना ये। ठीक है। एक प्लेट पर चार्ज होता है प्लस चार्ज, और दूसरी प्लेट पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये प्लेटों के बीच में चार्ज है, और इसको आपने प्लस से क्यू नाम दे दो, इसको नाम दे दूं मैं माइनस क्यू। ठीक है। जब आप लोग इस संधारित्र पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हो, ठीक है, या आवेश और ज्यादा देते हो इसके अंदर, तो आप लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि कुछ आवेश इस पे पहले से बैठा हुआ है। ठीक है। और ज्यादा आवेश देना मतलब इसको चार्ज करना। जब चार्ज करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। समझ गए बात मेरी? ये काम जो होता है हम बाह्य स्रोत से करते हैं, मतलब किसी बैटरी की सहायता से हम ये काम करते हैं। और ये जो बाह्य स्रोत क्या करता है, संधारित्र की जो ये जैसे धनात्मक प्लेट है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू कर देता है। ठीक है। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाकर इसको नेगेटिव प्लेट की ओर धकेलना शुरू कर देता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको पॉजिटिव प्लेट से निकालकर कहाँ धकेलना शुरू कर देता है, नेगेटिव प्लेट की ओर। ठीक है। क्योंकि हम आवेश का जब भी आदान प्रदान पढ़ते हैं तो हमेशा किसका पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो ये प्लेट और पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है। और ये नेगेटिव होती जाएगी। तो बात आ गई ना अपने कि इससे नेगेटिव हटा रहे हैं, मतलब इस पर पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, और इसको नेगेटिव दे रहे हैं तो इस पर नेगेटिव और ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? क्योंकि जब इस प्लेट से नेगेटिव निकालेंगे, इस पहली प्लेट से, इसको ये नाम दे दूं
इसको प्लेट बी नाम दे दूं, तो प्लेट ए से जब आप नेगेटिव निकालोगे तो प्लेट ए पर पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, और वो नेगेटिव किसको दे रहे हो, दूसरी प्लेट को दे रहे हो, तो इस पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव बढ़ेगा तो इस प्रकार आपको बाहर से काम करना पड़ेगा। बाह्य स्रोत के बगैर, बाह्य कार्य के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कार्य ही इसकी संचित ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, ये संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं इसकी परिभाषा बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा कि जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी आवेश दिया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो आवेश देने की क्रिया के विरुद्ध, आवेश देने की क्रिया के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य, क्योंकि जहां कार्य होता है वहीं ऊर्जा होती है, यह कार्य ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, और इसे दर्शाएंगे किसे, यू से दर्शाएंगे, इस ऊर्जा को यू से दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस ऊर्जा का मान निकालना है, तो मैं इसको आवेश दूं, मतलब इसको चार्ज करूं, या फिर ऐसे कह दो कि इससे नेगेटिव निकालूं, एक ही बात है। जैसे आप इसको जिस प्रकार इसको प्रस्तुत करना चाहो इसी प्रकार आप प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे हम एक तरीके से इसको लेके चलें कि मैं इसको आवेश दे रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मैं शुरुआत से कंडीशन नोट कर लेता हूं। मान लेते हैं किसी समय पर बात करूं, माना कोई टाइम पर मैंने देखा, किसी टी समय पर, कोई टी समय पर मैंने नोट कर लिया पहले, टी समय पर संधारित्र पर जो चार्ज है, संधारित्र पर जो आवेश है वो Q है। तो बताओ विभव कितना होगा संधारित्र पर, V बराबर Q/C। ठीक है, समीकरण नंबर दे दूं इसको 1। Q बराबर C भी पढ़ते हैं ना, अपने शुरुआत में पढ़ा था उसी फॉर्मूले से। V बराबर, क्योंकि इस पे चार्ज मैंने मान लिया किसी समय पर, मान लो इस पर चार्ज है टी समय पर, Q चार्ज है इस पर पहले से, तो विभव भी है, कितना है, Q/C। अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, और चार्ज दे रहा हूं, आवेशित कर रहा हूं। समझ में आ रही बात मेरी, मैं इसको आवेशित करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने इसको ये कह दिया आप लोगों से कि इसको मैंने थोड़ा सा चार्ज दे के देखा। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज मैं इसको दूंगा, तो मैंने ये कह दिया कि मैं इसको DQ चार्ज दे रहा हूं। पहले थोड़ा सा चार्ज दे के देखता हूं, कितना चार्ज दे रहा हूं मैं, DQ। ठीक है, पहले थोड़ा सा चार्ज मैं इसमें सप्लाई कर रहा हूं, इसको चार्ज दे रहा हूं, तो मेरे को काम करना पड़ेगा। अब देखना कितना काम करते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य, चार्ज, आवेश, तीनों चीज है। तो W बराबर क्या लिखते हैं अपने, W बराबर रखते हैं अपने V/Q, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ी ये परिभाषा विभव की। अब ये कार्य, आवेश थोड़ा सा है, DQ। ठीक है, थोड़ा सा चार्ज है, तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। भाई थोड़ा सा चार्ज दे रहे हैं तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या इसको ऐसा लिख दूं, DW बराबर Q/C × DQ, ऐसा लिख सकता हूं। समीकरण 1 को मैंने यहाँ यूज में लिया है, लिख सकते हैं। मेरे को इतना सा काम करना पड़ा, थोड़ा सा मैंने चार्ज दिया DQ, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया गया है वो ये है। अब मैं ये कह दूं कि आपको चार्ज देना है, मैं लिख देता हूं फुल चार्ज कितना देना है आपको। यदि संधारित्र को 0 से लेकर 0 से कैपिटल Q, ठीक है, आवेश देने में किया गया कुल कार्य अगर मैं देखूं तो वो कुल कार्य किससे लिख दूं, W से लिख दूं,
और इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से कैपिटल क्यू क्यू अपॉन सी डी क्यू। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब क्यू को तो सी को तो बाहर ले लो और क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, क्यू स्क्वायर बाई 2 आता है ना। जैसे एक्स का डी एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, वैसे क्यू का डी क्यू के सापेक्ष क्यू स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। और ये लिमिट लगाओगे सी, पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखो, तो उत्तर आ गया अपना हाफ 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये उत्तर आ गया। समझ में आई बात मेरी। मैंने किसी टाइम पर इस पे चार्ज देखा, क्यू था तो विभव भी था इस पे पहले से, फिर मैंने इसको थोड़ा सा चार्ज दिया तो मेरे को हल्का सा काम करना पड़ा। मुझे समझ में आ गया कि हमें काम तो करना पड़ेगा, जब मैं इसको चार्ज दूंगा, इसमें चार्ज दूंगा तो काम तो करना पड़ेगा। फिर मैंने इसको फुल चार्ज दे दिया 0 से क्यू तक, तो टोटल कार्य निकालने के लिए मैंने समाकलन कर दिया। ये हमारा उत्तर आ चुका है, ये कार्य का उत्तर आया है। ठीक है, और आप कहते हो कि यह कार्य ही किसके बराबर है, कार्य ही बराबर है संधारित्र में या संधारित्र की संचित ऊर्जा के बराबर है। मतलब U बराबर W है और इसका मान कितना है, हाफ U बराबर W लिख दिया, हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी इसका मान है। ठीक है बच्चों, ये ऊर्जा आज की है। इसके आप अन्य रूप भी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलग अलग रूप बना सकते हो आप लोग, क्योंकि जो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ ये Q और C के पद में फॉर्मूला है, अन्य रूप में क्या बना सकते हो। ये ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, आपको पता है, हम जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो आप इसके अन्य रूप बनाओ तो क्या बनेगा, U बराबर Q की जगह CV रख दो, सी वी स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, 2C चल रहा है, तो ये बन गया हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करके सल करोगे ये चीज बन जाएगी। एक सूत्र ये भी बन सकता है इसका। ठीक है, ये C और V के पदों में है। समझ में आ गई बात मेरी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं हम। वो सूत्र क्या बनेगा, इसी सूत्र से बनेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि U बराबर हाफ, इसको मैं ऐसा लिख दूं Q बटे सी इंटू क्यू, इस फॉर्मूले को। एक तो इसमें मान रख दिया, एक नया रूप बन गया एक, और एक Q बटे सी इंटू क्यू लिख सकता हूं। अब Q बटे सी क्या होता है, Q बटे सी होता है बच्चों V होता है, तो ये बन गया हाफ क्यू वी, क्योंकि Q बटे सी V होता है ना, तो हाफ क्यू वी, ये भी एक इसका सूत्र बन गया। तो इस ऊर्जा के 3 रूप बन गए, कौन कौन से, U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी कह दो, या हाफ सी वी स्क्वायर कह दो, या हाफ क्यू वी कह दो। ये तीनों एक ही सूत्र है, तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया है मैंने, तब ये अलग अलग रूप आ गए, बाकी तीनों एक ही सूत्र है। ये सूत्र ही संधारित्र की ऊर्जा होगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को इन ऊर्जा के अलावा कई बार अपने को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व भी पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है समांतर, एकदम सिंपल ही है ये, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, जब भी ऊर्जा घनत्व नाम आता है ना बच्चों, तो वो ऊर्जा होती है एकांक आयतन में। ठीक है, ऊर्जा घनत्व का जब भी नाम आए तो आप ये समझ लेना कि ऊर्जा घनत्व क्या चीज होती है, ऊर्जा निकालनी है आपको, वो भी आयतन एक में, यानी ऊर्जा बटे आयतन ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, ऊर्जा बटे आयतन क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ऊर्जा घनत्व निकालें संधारित्र के लिए, वो भी कौन सा संधारित्र अपने पास, समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, अब आपको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि हम जानते हैं इस चीज के बारे में, आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि चूंकि संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, संधारित्र की ऊर्जा होती है बच्चों
अभी पढ़ा है हमने u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। होता है कि नहीं होता है ये मामला? ठीक है, अभी अभी हमने देखा है ये, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दी। अब आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम कुछ रिजल्ट जानते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अपने को पता है कि देखो सी धारिता है, सी क्या चीज है यहाँ पर, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक है, देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे को ऊर्जा घनत्व निकालनी है, तो मेरे को किसी न किसी प्रकार से ये ऊर्जा एक आयतन में निकाल के बतानी है। ऊर्जा का तो सूत्र मुझे पता है, अब आयतन और निकालना है इसमें। वो आयतन का पद बनाने के लिए मैं इसमें वैल्यू रखूंगा, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपने को पता है ये होती है। फिर ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ऊर्जा आवेश चाहिए, और विद्युत क्षेत्र ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या, संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, तो ये आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सूत्र याद होने चाहिए। और वही बात है, बार बार कहता हूँ आपसे, पुराने वीडियो ज़रूर देखें, आलस मत करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोगों के लिए काम हो रहा है, तो आप वीडियो देखें बच्चों, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, घर पे रहते हुए सिलेबस आराम से वैसे का वैसा आप काम करो जैसे आपको क्लास में करवाया जाता है। तो इस चीज़ का पूरा पूरा फायदा उठाएं आप लोग। ये सूत्र अपने पास आए थे, यहाँ से मैंने Q का मान निकालना है, तो ऐसे आना है ई ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आ रही है क्या बात है मेरी? ठीक है, ये Q का मान हो गया। मैंने Q का मान क्यों निकाला, क्योंकि मुझे Q का मान रखना है। इन दोनों इक्वेशन को मैं समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ। ठीक है, और समीकरण 2 को कहाँ रख दूँ, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख रहा हूँ। ठीक है, रख दूं, रखो u बराबर हाफ, q की जगह तो रख दो क्यू स्क्वायर है, तो ये रख दो ए ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और c की जगह ये रख दो ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पर ये रिजल्ट बनेगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। चेक कर लो, इस प्रकार की क्वेश्चन बन रही है कि नहीं बन रही? ठीक है, देखना मैंने इसको सोल्व कर लिया, ये चीज आ गई। अब देखो ए डी क्या चीज है, यहाँ पर ए प्लेट का क्षेत्रफल होता है। समांतर संधारित्र में पढ़ा है हमने, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना लेते हैं हम, ए लेते हैं, और बीच की दूरी कितनी लेते हैं हम, डी लेते हैं। ये तो पढ़ा हमने डायग्राम समांतर प्लेट संधारित्र में। तो ए और डी क्या आयतन नहीं हो गया क्या? यहाँ ए डी, ए क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्या प्लेटों के मध्य आयतन हो गया? ये नहीं समझे क्या बात मेरी? ये क्या चीज हो चुकी है, प्लेटों के मध्य आयतन। और इस आयतन का भाग लगा दो इस ऊर्जा में, तो U में भाग लगा दिया एडी का। समझ गए बात मेरी? U ऊर्जा थी, ये ऊर्जा में आयतन का भाग लगा दिया, क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व आ गया। और कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो पढ़ा हमने, ऊर्जा में आयतन का भाग लगा देना है। समांतर प्लेट संधारित्र है, ऊर्जा निकाल ली और उसमें उसका आयतन का भाग लगा दिया, तो ये फॉर्मूला आ चुका है ऊर्जा घनत्व का। तो हम कहेंगे कि यह एकांक आयतन में ऊर्जा का सूत्र है। किसके लिए बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। ठीक है, अगर ऊर्जा के संबंध में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए, कई बार इस ऊर्जा घनत्व पर प्रश्न आता है, तो आपसे पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ऊर्जा से संबंधित एक दो टॉपिक और आ रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से करवा देना चाहता हूं। हमने ऊर्जा पढ़ ली, ठीक है, संधारित्र के लिए ऊर्जा के 3 रूप पढ़ लिए,
और एकांक आयतन में ऊर्जा निकाल ली। तो ऊर्जा में मैंने आयतन का भाग, देखो ऊर्जा में सी और क्यू के मान रख दिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, वैल्यू रख के सोल्व कर लिया और आयतन आया, उस आयतन का भाग दे दिया, ऊर्जा घनत्व आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार अपने देखो अपने दो प्रकार के संयोजन पढ़े हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक तरफ मैं संयोजन की चर्चा कर रहा हूँ श्रेणी क्रम की। भाई अपने को पता है कि श्रेणी क्रम हमने पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने समांतर क्रम, उनमें हम संधारित्र तो जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संधारित्र जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, C1 C2 C3 जोड़ते हैं ना, और वहां पर तुल्य धारिता निकालते हैं। आप लोग तुल्य धारिता निकालते हो तो श्रेणी क्रम में क्या निकाला था तुल्य धारिता? 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3 और 1/CN निकाला था। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या निकालते हो? तुल्य धारिता निकालते हो CP बराबर C1 प्लस C2 डैश डैश CN। ठीक है, अब देखो ये संधारित्र तो है, प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा होती है, हम सबको पता है, प्रत्येक संधारित्र के पास ऊर्जा है। तो जब श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, संधारित्रों को हम जोड़ रहे हैं तो उन ऊर्जाओं का भी तो जोड़ होना चाहिए। नहीं समझे क्या बात मेरी? एक संधारित्र के पास, ये पहला संधारित्र है C1, इसके पास दूसरा C2, तीसरा संधारित्र C3 है। अब चाहे उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो चाहे समांतर क्रम में जोड़ो, एक संधारित्र के पास ऊर्जा है तो दूसरे के पास भी ऊर्जा होती है कि नहीं होती? तो उसका इन संयोजन पर क्या असर पड़ेगा? यानी संधारित्र मैंने 2 संधारित्र 3 4 जितने भी है उनको श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ दूं तो आखिर एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, वो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई बार ये चीज भी पूछी जाती है। तो पहले मैं श्रेणी क्रम की बात करूं। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, आप श्रेणी क्रम पढ़ते हो, श्रेणी क्रम में दो चीज आपने पढ़ी है कि सर श्रेणी क्रम में Q समान होता है। ठीक है, ये मैंने रेड पेन से रख दिया है। श्रेणी क्रम में समान क्या होता है? Q समान होता है। और समांतर क्रम में जो चीज समान होती है वो होती है बच्चों V समान होता है। यहाँ समांतर क्रम में क्या समान होता है? V समान होता है। पता है ना, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ठीक है, अब अगर मैं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य ऊर्जा की बात करूं, तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करूं, कौन से संयोजन की बात कर रहा हूं मैं? श्रेणी क्रम में। अभी मैंने बताया कि 2 3 4 5 जितने भी संधारित्र आप जोड़ोगे तो सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है। तो टोटल ऊर्जा की बात करूं, तुल्य ऊर्जा की बात करूं तो वो ऊर्जा होगी U और उसका मान होगा ½ Q² अपॉन C। यही तो होती है ऊर्जा, और श्रेणी क्रम है इसलिए CS लिख देता हूं। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? अब ऊर्जा के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, मैंने ये सूत्र यूज में लिया है। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को धारिता चाहिए, तुल्य धारिता। ठीक है, और फिर ऐसा सूत्र यूज में लो जिसमें Q समान होता है, Q समान होता है, Q और धारिता के बीच में। और यहां तुल्य संधारित्र में अगर ऊर्जा लूंगा, संधारित्र में संचित अगर ऊर्जा की बात करूंगा तो यहां बच्चों एक ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा उन 3 सूत्रों में जिसमें V समान होता है। यानी वहां उत्तर आएगा ½ CP V²। ये समांतर क्रम है इसलिए P पैरेलल के लिए लगा दिया, ये सीरीज है तो इसलिए मैंने CS लगा दिया। देखो हमने ये 3 सूत्र पढ़े थे ना, ये देखो यहाँ पर ये रहे 3 सूत्र है ना। अब इसमें ये सूत्र तो है जिसमें Q और C आ रहे हैं, ये सूत्र है जिसमें C और V आ रहा है, ये सूत्र है जिसमें Q और V दोनों आ रहे हैं। तो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन में Q और V दोनों एक साथ समान तो नहीं हो सकते ना। श्रेणी क्रम में Q समान होता है, समांतर क्रम में V समान होता है, इसलिए मैंने एक बार इस सूत्र को छोड़ दिया। ठीक है, श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि Q समान C धारिता हो गई, और समांतर क्रम में V समान C धारिता हो गई। समझ गए बात मेरी? इन सूत्रों को मैंने यहाँ यूज में ले लिया। ठीक है, श्रेणी और समांतर क्रम में लिख सकता हूं मैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। अब CS की वैल्यू आपके पास है Q²/2। अगर मैं यहां से अलग कर दूं तो 1/CS बचा, और 1/CS क्या है? 1/C1, 1/C2 और 1/CN है कि नहीं? ऐसा ही इधर करो,
आप एक काम करो, v² 2 बार ले लो, ठीक है। v² 2 बार ले लिया तो cp बच गया। cp की वैल्यू क्या है, c1 c2 डैश डैश cn है। समझ में आ रही है बात मेरी। अब इसको सोल्व करो बच्चों, ये आ जाएगा q² 2 c1, ये आ जाएगा q² 2 c2 और फिर चलता जाएगा, ये आ जाएगा q² 2 cn। इधर क्या आएगा समांतर क्रम में, हाफ c1 v², हाफ c2 v² और लास्ट में आ जाएगा हाफ cn v²। ठीक है। अब अगर आप इन पे ध्यान दो तो आपको एक चीज नजर आएगी, क्या, ये पहला संधारित्र होता है जिसकी धारिता c1 है, Q श्रेणी क्रम में समान है, तो क्या ये पहले संधारित्र की ऊर्जा आ गई क्या, U1। ये दूसरा संधारित्र है C2, Q समान है, क्या ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा आ गई क्या, U2। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, UN। इधर बात करो, ये पहला संधारित्र है, V समान होता है तो U1, दूसरा संधारित्र V समान होता है तो U2 और लास्ट में क्या आ जाएगा, U1। ये समांतर क्रम में टोटल ऊर्जा आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, टोटल ऊर्जा का मान अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जा के योग के बराबर आता है। यानी आप संधारित्र को चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ दो चाहे समांतर क्रम में जोड़ दो, ठीक है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में जोड़ो, जो टोटल कुल ऊर्जा है उसका मान अलग अलग संधारित्रों की ऊर्जाओं के योगफल के बराबर आता है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा होती है। तो श्रेणी क्रम में भी टोटल जोड़ होगा, समांतर क्रम में भी टोटल जोड़ होने वाला है। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने संधारित्र की एनर्जी पढ़ ली बच्चों, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं एकदम सिंपल मानता हूँ, इस पार्ट का एकदम आसान सा टॉपिक है। तो इस पर कई बार छोटे क्वेश्चन जरूर आते हैं, कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करना और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें बच्चों और तैयारी करने की कोशिश करें। आगे की वीडियो में हम और एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।